Hello, my name is Ritik Audela and I am GS faculty at ECC Dwarka, Sector 1. Okay, so now we are going to start with polity. So the first class of our polity will be preamble. So let's start the class. First of all, what is preamble and why it's important, and what are its features. So we'll discuss all about it. So first, preamble, it's a part of constitution. First of all, first point need to be clear. I will explain this point later on this class, but first we need to know that preamble is a part of constitution. It is an integral part of constitution. Okay, now let's start with the preamble. Preamble basically is also known as the not the source of our constitution, but also known as the soul of our constitution, because basically the इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो इंडिया का संविधान है, उसमें जितने भी पार्ट्स हैं और जो पूरा स्ट्रक्चर है संविधान का, बिकॉज हमारा संविधान पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा, सबसे लेंथीएस्ट है, और हमारा जो संविधान है ये पूरे वर्ल्ड में जितने भी संविधान हैं उन सबको पढ़ने के बाद ही बना है. सो दैट्स वाई इट ऑलमोस्ट टुक लाइक 2 years 11 months and 18 days टू कंप्लीट आवर कॉन्स्टिट्यूशन. तो इसीलिए वर्ल्ड का सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, और इसमें पूरे वर्ल्ड के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी इम्पॉर्टेंट पार्ट थे जो हमारी डेमोग्राफिक्स और सोसाइटी को देखने, सोसाइटी को समझने के लिए, जानने के लिए और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी थे, वो सारे ही सारे इम्पॉर्टेंट फीचर्स इस कॉन्स्टिट्यूशन में हमने डाले हैं. और प्रियम्बल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि प्रियम्बल उस कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करता है. इट्स जस्ट लाइक अ समरी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वे टू लेंदी, एंड इफ़ you want to know about a constitution and just a gist of it, then preamble is the best source. Now first point is preamble is a part of constitution. अब इस पॉइंट में हम आगे बढ़ेंगे लेटर ऑन क्लास में कि ये क्यों है, ये भी मैं बताऊंगा, बट इससे पहले प्रियम्बल में कुछ वर्ड्स आते हैं और वो वर्ड्स जानना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. फर्स्ट इज़ लाइक सोशलिस्ट, सेकेंड इज सेक्युलर, these three words that is like socialist, secular and integrity. ये तीनों ही वर्ड्स हमारे प्रियम्बल में पहले से नहीं थे, ये 42nd अमेंडमेंट से हमने ऐड करे हैं. इससे पहले जो वर्ड्स थे वो बताते हैं. डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी. दीज आर द की वर्ड्स जो प्रियम्बल में 42nd अमेंडमेंट से पहले भी थे. अब हम वन बाय वन इन सारे वर्ड्स को डिस्क्राइब करेंगे ताकि हमें पता चल पाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इन वर्ड्स का क्या इंपॉर्टेंस है. फर्स्ट वी स्टार्ट विथ सोशलिस्ट. जैसे हमने बताया कि ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में सोशलिस्ट वर्ड जोड़ा था. अब इसका मतलब क्या है? सोशलिस्ट इज काइंड ऑफ ऑपोजिट ऑफ कैपिटलिज्म. कैपिटलिज्म मतलब जिसको बोलते हैं हम, जहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी कॉन्सेप्ट है. सोशलिस्ट में प्राइवेट प्रॉपर्टी कॉन्सेप्ट नहीं होता है. लाइक द प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू द होल सोसाइटी इटसेल्फ. अब इस सोशलिस्ट में हमारे पास दो तरह के प्रिंसिपल्स होते हैं. पहला है डेमोक्रेटिक, और इसको हम इससे भी बेटर तरीके से ला सकते हैं नेहरू. यह है नेहरू प्रिंसिपल फर्स्ट ऑफ ऑल.
एंड सेकेंड जो भी आपको पता चलेगा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है सोशलिस्ट वर्ड, कि प्राइवेट प्रॉपर्टी कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। बट लेट सपोज अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी कॉन्सेप्ट नहीं होगा और सारी प्रॉपर्टी बिलोंग करेगी सोसाइटी को इटसेल्फ, सो आपके पास की मोटिवेशन फैक्टर क्या होगा कि आपको काम करना है। बिकॉज आप चाहे ज़्यादा काम करें चाहे कम काम करें, सबके पास प्रॉपर्टी इक्वल ही होगी। सो इसलिए बेटर यही है कि ये जो सोशलिस्ट क्रेडेंशियल है इसका एसेंस तो आना चाहिए, बट सिर्फ डायरेक्टली, और ये जो सोशलिस्ट एसेंस है ये हमने रशियन रेवोल्यूशन से लिया है बेसिकली, बट जो सोशलिस्ट एसेंस है इसका जो हमें मतलब आना चाहिए, इसका एसेंस आना चाहिए, बट जस्ट लाइक कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हम चीज़ों को। हमें जो वर्ड्स हैं उनके एसेंस हैं वो अपनी सोसाइटी के हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से हमें चेंज करना पड़ेगा, और फिर हम उसे अडॉप्ट करेंगे अपनी लैंग्वेज इंटीग्रिटी और नेशन को देखकर। सो इसमें हमने जो सोशलिस्ट में हमने जो मेन प्रिंसिपल डाला है, इंडियन सोशलिज्म का जो मतलब होता है इसमें मैं आपको वो बताता हूँ जो हमने प्रीएम्बल में रखा है। इंडियन सोशलिज्म का जो मतलब है इसमें वो ये है कि हम देखते हैं सोशलिस्ट का वैसे मतलब जो होता है इसको बोलते हैं कम्युनिटी प्रॉपर्टी, जिसमें कम्युनिटी प्रॉपर्टी होती है। तो बेसिकली इसमें इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है ही नहीं, बट जो इंडियन है, इंडियन सोशलिज्म है, ये मिक्स है। मिक्स कैसे? इसमें हम बोलते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी प्लस गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को हम पब्लिक प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें जैसे कि आप सब जानते हैं हमारे पार्क्स आ गए, और जितने भी हम गवर्नमेंट ऑफिसेज देखते हैं जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, जो हमारे लिए हम कभी भी यूज़ कर सकते हैं। और सेकंड इज़ प्राइवेट प्रॉपर्टी, जो हम किसी को हम मेहनत करते हैं और फिर उसके बाद हम उसे परचेज़ करते हैं और उसमें हमारा लीगल राइट होता है, तो वो ये है प्राइवेट प्रॉपर्टी और ये है गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। तो हमने सोशलिस्ट का ये वाला क्रेडेंशियल देखा है जिसमें प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट प्रॉपर्टी मिक्स है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग। सोशलिस्ट। नाउ नेक्स्ट इज सॉवरेन। सॉवरेन का मतलब बहुत सिंपल भाषा में बोलूँ, दैट द कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे लिखा हुआ है दैट वी आर नीदर अ डोमिनियन। अब इसको अगर सिंपल मैं हिंदी में आपके साथ एक्सप्लेन करूं कि सॉवरेन का मतलब ये है कि हम एक इंडिपेंडेंट स्टेट हैं, ठीक है, हमारे ऊपर किसी का रूल नहीं है, और हम कोई भी जितने भी हमारे बायलैटरल रिलेशंस हैं और एग्रीमेंट्स हैं और हमारी मेंबरशिप है, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस में क्यों ना हो, भले ही हमने उसमें साइन कर रखा है, बट दैट डजंट मीन कि उनकी अथॉरिटी हमारे ऊपर है। सॉवरेन का मतलब यही है कि हम किसी के नीचे नहीं आते और हम किसी के ऊपर नहीं आते। सिंपली अगर मैं बोलूँ, इसका मतलब ये है कि हमें खुद में इंडिपेंडेंट स्टेट हैं और हम अपने डिसीजन खुद से ले सकते हैं, और हमें किसी भी अथॉरिटी को, जो चाहे हमसे ऊपर है और चाहे हमसे नीचे हैं, हमें उसे मानने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हम उसे तभी मानेंगे जब हम चाहेंगे। वो हमको किसी भी चीज़ के लिए प्रेशराइज नहीं कर सकते। सॉवरेन का मतलब ये है यहाँ पे, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। सॉवरेन हो गया, सोशलिस्ट हो गया। नाउ सेकंड इज सेक्युलर। सेक्युलर, इसको बेसिकली हिंदी में बोलते हैं धर्मनिरपेक्षता। बेसिकली कि हम इंडियन स्टेट, जैसे हम सबको पता है कि हमारी जो इंडियन स्टेट है ये डिवाइडेड है बहुत सारी चीज़ों पे, लैंग्वेज के बेस पे, रिलीजन के बेस पे, कास्ट के बेस पे और टेरिटरीज़ के बेस पे, और बहुत सारी डिविजन्स हैं हमारे पास। तो इस सेक्युलर का मतलब ये है जो हमारा रिलीजन वाला कॉन्सेप्ट है। रिलीजन, ये जो रिलीजन वाला कॉन्सेप्ट है, फॉर एग्जांपल अगर हम पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान इज़ अ रिलीजियस स्टेट। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि वहाँ का जो रूल है, जो वहाँ का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो इस्लामिक लॉ को फॉलो करता है। बट इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है इंडिया इज़ अ सेक्युलर स्टेट। सेक्युलर स्टेट का मतलब ये होता है कि जो इंडिया है वो किसी भी रिलीजन को मानता नहीं है। फर्स्ट, इससे हम दो मतलब निकाल सकते हैं। फर्स्ट कि
इंडियन फॉर्म, अगर हम इसमें दो चीज़ देख सकते हैं। पहला, पहला पॉइंट ये है कि जो इंडियन फॉर्म है, इंडियन फॉर्म, सेकुलरिज्म के दो फॉर्म होते हैं। एक होता है वेस्टर्न फॉर्म जो यूके, यूएस इन सब जगह है, और एक होता है इंडियन फॉर्म जो हमने वहाँ से कॉपी तो करा है बट हमने उसे अपने हिसाब से मॉडिफाई कर दिया है, अपने लोगों को देखते हुए और अपनी कम्युनिटी को देखते हुए। तो जो वेस्टर्न फॉर्म है वो हमें ये बताता है कि जो वेस्ट का मॉडल है सेकुलरिज्म, वहाँ कहता है कि जो स्टेट है, मतलब जो स्टेट की पावर है, जो स्टेट की अथॉरिटीज़ है, लाइक पुलिस, आर्मी, ये सब जो है, जो स्टेट अथॉरिटीज़ हैं, ये सब रिलीजन से अलग हैं। वहाँ पे सेकुलरिज्म मतलब होता है देयर इज़ अ सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड द रिलीजन। बट इंडियन कंसेप्ट में ये है कि जो स्टेट है, स्टेट इज़ नॉट सेपरेटेड, इट गिव्स सपोर्ट टू ऑल रिलीजन। स्टेट सारे रिलीजन को सपोर्ट करेगा, कैसे? इक्वली। और कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा स्टेट रिलीजन के बेस पे। सो इंडियन फॉर्म ये है कि इंडिया का जो स्टेट है वो सपोर्ट करेगा इंडिया के जितने भी रिलीजन है सबको, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। एंड सेकंड, वो कोई भी दो रिलीजन के बेस में डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। और थर्ड फॉर्म, वो किसी भी रिलीजन को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। वो किसी भी रिलीजन को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट ये नहीं बोल सकती कि हमारे स्टेट का यही पर्टिकुलर रिलीजन है और जो लोग इस पर्टिकुलर रीजन से आते हैं वही लोग इस पर्टिकुलर स्टेट में रह सकते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता। सो इसको बोलते हैं हम पॉजिटिव फॉर्म ऑफ रिलीजन, मतलब पॉजिटिव फॉर्म ऑफ सेकुलरिज्म। जो सेकुलर स्टेट है जिसको बोलते हैं धर्मनिरपेक्षता। सो वेस्ट की जो धर्मनिरपेक्षता है वो हमें ये बताती है कि जो स्टेट है और जो रिलीजन है उन दोनों में सेपरेशन होना चाहिए, इन दोनों में इंटरमिक्स नहीं होना चाहिए। बट जो इंडियन फॉर्म है वो बताती है कि इन दोनों के बीच में सेपरेशन तो होगा, बट सेपरेशन इस फॉर्म में होगा कि स्टेट सपोर्ट करेगा हर रिलीजन को और कभी भी रिलीजन के बीच में डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, और कभी भी कोई पर्टिकुलर स्टेट किसी रिलीजन को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा कि यही रिलीजन हमारे पर्टिकुलर स्टेट में होगा। बिकॉज इंडिया के हर स्टेट में हर तरह के लोग, हर तरह की कम्युनिटी, हर तरह की कास्ट मिलती है। इसको देखते हुए हमने सेकुलरिज्म का ये वाला कॉन्सेप्ट इम्बाइब करा है और इसको बोलते हैं हम पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। वेदर एज जो वेस्ट में कॉन्सेप्ट है उसको हम बोलते हैं नेगेटिव कॉन्सेप्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट थिंग। So we have done with secular, sovereign, socialist. Now next thing is equality. ये तो सबको ही पता होगा, बच्चा जानता है इक्वालिटी क्या होती है, बचपन से हमने यही पढ़ा है। इक्वालिटी मतलब समानता, बेसिकली कि हम समान हैं। समान कैसे? हर बेस पे। बेसिकली आर्टिकल 15 जो है फंडामेंटल राइट का, वो भी यही कहता है। बट वो हम जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तब उसके बारे में पढ़ेंगे। बट जो एसेंस है क्या है इक्वालिटी का, इक्वालिटी होनी चाहिए हर तरीके से। हर तरीके से मतलब चाहे कोई कास्ट हो, चाहे कोई जेंडर हो, चाहे कोई रेस हो, चाहे कोई बाय बर्थ, ओके। इसके बाद रिलीजन एंड सो ऑन। ये कह रहा है कि इक्वालिटी होनी चाहिए हर बेस पे। डजंट मीन कि इनमें से कुछ भी आए या और भी हैं बहुत सारे, बट इक्वालिटी मतलब इक्वालिटी, हर किसी को बराबर है, हर कोई बराबर है संविधान के हिसाब से। कोई भी अलग नहीं है, कोई किसी से छोटा नहीं है, कोई किसी से बड़ा नहीं है। यहाँ पे इक्वालिटी का मतलब यही है यहाँ पे। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट थिंग। So we have done with equality. Now
लिबर्टी। देयर आर 3 कीवर्ड्स, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो 3 वर्ड्स हैं ये हमने इम्बाइब करे कहाँ से? फ्रेंच रेवोल्यूशन से। फ्रेंच रेवोल्यूशन हम वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे, वो वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है जहाँ पे लुई 16 हुआ था। और मतलब बेसिकली दिस इज़ द पीरियड, यहाँ से डेमोक्रेसी आई है, पूरे वर्ल्ड में डेमोक्रेसी यहीं से आई है। ओके, अब यहाँ से ये 3 चीज़ निकली हैं जिनको बोलते हैं हम लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। इक्वालिटी का मतलब मैंने आपको अभी भी समझाया। अब लिबर्टी का मतलब क्या होता है और यहाँ पे फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है, सिंपल बात ही है। लिबर्टी का मतलब जो समझते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन फ्रीडम एंड लिबर्टी। अब देखो इनके बीच में डिफरेंस क्या है और यही जानना ज़रूरी है। यही चीज़ क्लियर होती है आपको लिबर्टी का मतलब समझ आ जाएगा। अब इसके लिए हम एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो लेंगे। लेट्स सपोज फ्रीडम का मतलब ये है कि आपके पास राइट है, आप कुछ भी कर सकते हो, आप जो चाहे मर्जी कर सकते हो, आपको हर चीज़ की फ्रीडम है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही। बट इस फ्रीडम का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी और की फ्रीडम को हिंड्रेंस कर दो। मतलब अगर आपके पास फ्रीडम सब कुछ करने की, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहीं जाओ चोरी कर लो, कहीं जाओ किसी का मर्डर कर दो। फ्रीडम तब तक है जब तक आप उस फ्रीडम को किसी और की फ्रीडम के साथ इन कंपैरिजन सामने वाली फ्रीडम का हनन नहीं करते। बेसिकली ये फ्रीडम तब तक है आपके पास, ठीक है। अब इसमें सिनेरियो आता है लिबर्टी का, क्योंकि बिकॉज ये वर्ड्स हमें सेम टू सेम रखते हैं और इंटरचेंजेबली बहुत बार यूज़ होते हैं पेपर्स में भी। सो फ्रीडम एंड लिबर्टी का मतलब जो है, फ्रीडम का भी मतलब समझा है, लिबर्टी का मतलब क्या है। लेट सपोज एक केस है, उसमें पुलिस आपको पकड़ के ले गई है। अब पुलिस जब पकड़ के ले गई तो जो फ्रीडम वाला है कॉन्सेप्ट, ये आपके पास नहीं है। आपके पास फ्रीडम नहीं है कि अब पुलिस आपको पकड़ के ले गई तो आप उनको मना कर दो कि आप हमें नहीं पकड़ सकते। ये फ्रीडम आपके पास नहीं है। आपकी फ्रीडम इस केस में चली गई, बट आपके पास लिबर्टी है। लिबर्टी का मतलब क्या है, भले ही आपको पुलिस पकड़ के ले गई, भले ही आप एक्यूज्ड भी हैं, उसके बावजूद भी आपके पास राइट है कि आप अपने लॉयर को फ़ोन कर सकें। आपके पास राइट है उनसे पूछने का कि आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट है कि नहीं। अगर वो आपको पकड़े हैं तो उनके पास वारंट होगा, वो वारंट आप देख सकते हो। तो ये आपकी लिबर्टी के अंदर आता है कि आपकी भले ही फ्रीडम आपके पास नहीं है, बट आपके पास अभी भी लिबर्टी है। लिबर्टी का सिंपल मतलब ये है कि फ्रीडम है, बट उस फ्रीडम के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ गई हैं फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम। लिबर्टी का मतलब ये होता है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट थिंग, दैट इज़ फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब ये है यहाँ पे कि जैसे हम देखते हैं कि हम सोसाइटी में रहते हैं। फ्रेटर्निटी का मतलब लाइक ब्रदरहुड फीलिंग, कि हम सब एक ही नेशन में हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आवर कास्ट, रिलीजन, जेंडर एंड एनीथिंग। हम एक ही नेशन में रहते हैं, हमारे पास एक ही सिटीजनशिप है। सो बेसिकली जो ब्रदरहुड फीलिंग है कि हम एक ही सोसाइटी के एलिमेंट है, भले ही हम डिफरेंट और डाइवर्सिफाइड बैकग्राउंड से आते हैं, बट हम एक ही सोसाइटी के एलिमेंट्स हैं, और इसको बोलते हैं हम फ्रेटर्निटी, कि हमारा अ सेंस ऑफ कॉमन ब्रदरहुड बेसिकली, दैट इज़ फ्रेटर्निटी। ओके, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट थिंग। इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं, दैट इज़ लाइक लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। इन 3 चीज़ में जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि भीमराव अम्बेडकर, एज वी ऑल नो, इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट फोकस करता है इस चीज़ पे, और इन्होंने बोला था कि अगर हम सिर्फ लिबर्टी दे दें, सिर्फ ये मिल जाए और ये मिल जाए और ये ना मिले, तो भी इन तीनों का कोई मायने नहीं है। और अगर सिर्फ ये ना मिले और ये मिल जाए, तो भी इन तीनों के कोई मायने नहीं है। और सिर्फ अगर ये मिले और ये ना मिले, तो भी इन तीनों के कोई मायने नहीं है। सो बेसिकली उनका कहने का एसेंस ये है कि ये लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जो तीनों चीज़ हैं, इन तीनों चीज़ का इम्पोर्टेंस तभी है जब ये तीनों चीज़ एक साथ मिलेंगी हमें, कि हमें ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है और ये भी मिल रहा है, तभी इम्पोर्टेंस है। अगर हम ये दोनों लेंगे और ये छोड़ देंगे, सो
कोई मायने नहीं रह जाएगा, अगर ये दो ले लेंगे ये छोड़ देंगे तो भी कोई मायने नहीं रह जाएगा। तो बेसिकली इंपॉर्टेंट ये है कि हम तीनों चीज़ लें, और ये प्रेम्बल में लिखा हुआ है। नाउ नेक्स्ट थिंग, सेक्युलर, सोशलिस्ट, सॉवरेन, सोशलिस्ट, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी। अब नाउ जस्टिस। जस्टिस का मतलब सबको पता है, हिंदी में जैसे बोलते हैं न्याय। न्याय सबको मिलना चाहिए, बिल्कुल टाइम पे मिलना चाहिए, बट आजकल मुश्किल है न्याय मिलना टाइम पे, ठीक है। सो जस्टिस हमने इंडिया में प्रेम्बल में लिखा है, 3 टाइप के हैं बेसिकली, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल। ये 3 टाइप हमने दे रखे हैं। अब एक टाइप को देखते हैं। पॉलिटिकल में है कि आपको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले। जैसे कि हम बोलते हैं कि लड़कियों के पास इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। लड़कियों के लिए हमने 1/3 सीट्स लोकसभा, राज्यसभा हर जगह पे रिजर्व कर रखी हैं। उसको बोलते हैं पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, कि आपकी जो वॉइस है, आपकी वॉइस को आगे लाया जा रहा है, तो आपका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, तो आपको भी जस्टिस मिलेगी। अगर आपकी कम्युनिटी के मेंबर्स अगर पार्लियामेंट में जाएंगे और लॉ बनाएंगे तो आपकी कम्युनिटी का भी ध्यान रखा जाएगा। तो उसको बोलते हैं कि आपका ये पॉलिटिकली आपको जस्टिस प्रोवाइड कर पाएंगे। सेकेंड इज़ लाइक इकोनॉमिकल। अब आप किसी भी रिलीजन या किसी बैकग्राउंड से आते हो, बट इकोनॉमिकल मतलब आपकी जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है, मतलब आपके फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, कम स्ट्रॉन्ग है, कैसा है, तो ये उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे भी इन्होंने बोला है कि सबको इक्वली ट्रीट करना है। इक्वली ट्रीट का मतलब क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई करोड़पति है या कोई रोड पे कोई डेली वेज लेबरर है, दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं होना चाहिए जब हम जस्टिस डिलीवर करते हैं। सो बेसिकली अगर दोनों ही लोग कोर्ट में जाते हैं, चाहे वो अरबपति हो चाहे वो डेली वेज लेबरर हो, दोनों की इकोनॉमिक कंडीशन जैसी भी हो, बट दोनों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ दिस फैक्टर। सेकेंड इज सोशली इज लाइक मेन थिंग SC एंड ST थिंग। ये कहता है कि हमारे समाज में, एंड यू हैव ऑल्सो सीन, जो हमारी पूरी हिस्ट्री है फ्रॉम द एंशिएंट मेडिवल एंड टू मॉडर्न थिंग्स, इवन टुडे इटसेल्फ, जो SC ST डिस्क्रिमिनेशन है ये आज भी प्रेवलेंट है हमारे समाज में। फॉर एग्जाम्पल आज आपको शायद ज़्यादा ना दिखे, बट स्टिल मैं आपको थोड़ा एग्जांपल दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल लाइक अगर आज भी आपके घर में शादी होगी या आपकी कोई शादी होगी, तो आपके पेरेंट्स सबसे पहले आपकी कम्युनिटी में, आपकी कास्ट में जो है, अगर आपकी कास्ट ये है तो इसी में देखा जाएगा, अगर आपकी कास्ट ये है तो इसी में लड़का या लड़की ढूंढा जाएगा। आप अगर कास्ट ये है तो आप ब्राह्मण में नहीं ढूंढोगे कभी भी, ठीक है। तो ये आज भी प्रेवलेंट है, बट एक अलग फॉर्म में। सो इसीलिए बोला गया है कि जो सोशल एलिमेंट है जस्टिस डिलीवर करते थे, जब भी हम जस्टिस डिलीवर करेंगे तो ये जो सोशल एलिमेंट आ रहा है यहाँ पे, इस सोशल एलिमेंट के साथ ये जो चीज़ें हमने जो बना रखी है, SC ST OBCs, ये जितने भी हैं, हम इनको अंडरमाइन नहीं करेंगे। समझ गए? मतलब इंपॉर्टेंट ये है कि इनके साथ इक्वालिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कोई ब्राह्मण है तो उसको जस्टिस पहले मिल जाएगा और कोई SC ST उसको जस्टिस बाद में मिलेगा। हम सबको इक्वली रिप्रेजेंट करना है, और तभी जो न्याय है मतलब जस्टिस, ये तभी सबके साथ प्रॉपर और फेयर हो पाएगा। ओके, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट थिंग। We have done secular, sovereign, socialist, equality, liberty, fraternity, justice. So this is pretty much the key portion that are mentioned in our preamble, and this is all are the political words that you have seen in the paper or that can be used interchangeably, but still we have to know this meaning so that we don't get confused when we are going to attempt the paper. Now next thing is in the preamble itself 3 केस आते हैं।
फर्स्ट दिस इज बीरूभाई यूनियन केस और बोमाबाई केस। इसमें जो मेन कंसेप्ट है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड दैट प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला था इस केस में कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। मतलब क्या है इसका, कि जितने भी प्रीएम्बल, जो भी प्रीएम्बल मेंशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। तो प्रीएम्बल में जो भी कुछ है वो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट तो करता है, बट हम प्रीएम्बल को एज अ मेजर नहीं ले सकते किसी भी चीज़ को लेकर जब भी हम जस्टिस डिलीवर कर रहे हैं। ये इस केस में बोला गया। बट इन द नेक्स्ट केस, दैट इज़ लाइक केशवानंद भारती केस। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। केशवानंद भारती केस में बोला, ये जो सुप्रीम कोर्ट का पहला स्टैंड था कि प्रीएम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो बोला था, इस स्टेटमेंट को यहाँ पे इन्होंने रिवर्स कर दिया है कि प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर उन्होंने ये बोला, और यहाँ पे साथ में ये भी बोला था कि जो प्रीएम्बल्स के पार्ट हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन की लाइट में ही पढ़े जाएं, बिकॉज प्रीएम्बल को बोला जाता है सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सो इसमें ये हुआ। नाउ दिस इज LIC ऑफ इंडिया केस। इसमें भी यही जो स्टैंड है, ये जो स्टैंड है प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे भी सेम यही चीज़ बोली गई है कि प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बट यहाँ पे दो चीज़ें और ऐड हो गई हैं इसके साथ। सो बेसिकली जो ट्रांजिशन कैसे हुआ कि फर्स्ट केस में उन्होंने बोला कि प्रीएम्बल पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, यहाँ पे बोला नहीं है। केशवानंद भारती के साथ है, यहाँ पे बोला कि पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। एंड द नेक्स्ट स्टेज दैट इज LIC ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ पे बोला कि प्रीएम्बल इज़ अ पार्ट है, एक इंटीग्रल पार्ट है। बट यहाँ पे दो चीज़ें जोड़ दी गई हैं कि प्रीएम्बल इज़ नीदर अ सोर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिकली अगर मैं बोलूँ जाऊँ कि प्रीएम्बल में जो लिखा है वो हमारी जो लेजिस्लेचर है, इसके जो पावर्स हैं, इनकी पावर्स को होल्ड नहीं करता। मतलब प्रीएम्बल जो लेजिस्लेचर है वो फ्री है अपनी पावर्स को एग्जीक्यूट करने के लिए, और प्रीएम्बल उनकी पावर्स के साथ कुछ भी नहीं कर सकता। और सेम ऐसे ही एग्जीक्यूटिव के साथ है कि नहीं कर सकता। सो बेसिकली जो भी प्रीएम्बल जितने भी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव लाइक जो कानून बनाते हैं, फॉर एग्जांपल लाइक मिनिस्टर्स बेसिकली ये पार्ट ऑफ आवर एग्जीक्यूटिव ऑल्सो, बट लेजिस्लेचर लाइक जो भी MP, MLA, दीज आर पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। ओके, जो कानून बनाते हैं। एग्जीक्यूटिव लाइक जो इम्प्लीमेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल लाइक मिनिस्टर, और इज लाइक IAS, IPS, पुलिस एंड एवरीथिंग, जो एग्जीक्यूट करते हैं वो वाले पोर्शन में आते हैं। सो थर्ड केस में बोला कि प्रीएम्बल पार्ट तो है कॉन्स्टिट्यूशन का, बट वो पार्ट इस सेंस में है कि जो लेजिस्लेटिव है और जो एग्जीक्यूटिव है वो इनको ना ही कोई पावर देता है कुछ करने की, और ना ही इनसे कोई पावर लेता है कुछ करने की। ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। ओके, so now we have covered almost everything about the preamble. Now let's move to our main theme, that is like constitution. लाइक कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे अब हम। प्रीएम्बल समझ आ गया कि प्रीएम्बल इज़ लाइक सोल बेसिकली, और वो एसेंस है बेसिकली जो पूरा संविधान है, क्योंकि संविधान बहुत बड़ा है तो हम पूरा संविधान नहीं पढ़ सकते। तो अगर किसी को सिर्फ संविधान के बारे में जानना भी है और उसका एसेंस समझना है तो प्रीएम्बल पढ़ा जा सकता है, और उससे आपको सब कुछ समझ आता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में हमने कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत सारे पार्ट्स, शेड्यूल्स एंड उसमें डिवाइड कर दिए गए, वो अपनी कन्वीनियंस के लिए ही। तो 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। जैसे लाइक पार्ट 1 फ्रॉम आर्टिकल नंबर 1 to 5, or sorry 1 to 4 that talk about
यूनियन एंड टेरिटरीज. ओके, so this is part 1. Second is like part 2, that is from article 5 to article 11, and this talk about citizenship. So this is union territories, this is citizenship. Now part 3 of constitution, from article 12 to article 35. This talks about fundamental rights. Now part 4, that is from article 36 to article 51, that talks about fundamental, no, it's about DPSP, that is directive principle of state policy. Okay, continuation to this, that is like next to this part is like part again 4, and that is A, or that is like article 51A. So this talks about fundamental duties, and this is not originally mentioned in our constitution, but it is added. Now we'll talk one by one about everything. Okay, now let's first start with the union and territories of India. फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें इसमें समझना है कि 2-3 टर्म्स होती हैं, वो हम टर्म समझते हैं. पहले लिखा जाता है यूनियन ऑफ स्टेट. सेकेंड इज लाइक फेडरेशन ऑफ स्टेट. अब इसके बीच में डिफरेंस क्या है, इसके लिए थोड़ा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा. बैकग्राउंड ये कि जब इंडिया आज़ाद हुआ था, सो इंडिया में 3 स्टेट्स थे. मतलब बेसिकली इंडिया के सारे स्टेट्स को, जितने प्रोविंसेस थे जहाँ पे जो राजा लोग थे वहाँ के, जो जैसे बेसिकली मोनार्की होती है, उनका ऑप्शन दिया गया था इधर टू ज्वाइन पाकिस्तान, कि वो पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते हैं, या वो इंडिया को ज्वाइन कर सकते हैं, या वो इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं. ठीक, तो बेसिकली जो इंडिया की तरफ से जो रिप्रेजेंट कर रहे थे वो थे पटेल. हम सब जानते हैं पटेल को बोला गया कि जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर, उन सबको आपको इंडिया के अंदर ज्वाइन करवाना है एज मच एज पॉसिबल. सो पटेल इज एबल टू कन्विंस एवरी पर्सन फ्रॉम इंडियन टेरिटरी एक्सेप्ट 3 स्टेट्स, दैट इज फर्स्ट इज कश्मीर, सेकेंड इज हैदराबाद, एंड थर्ड इज जूनागढ़. ओके, हैदराबाद सब जानते हैं, जूनागढ़ गुजरात में पड़ता है, काठियावाड़ रीजन के आसपास. ओके, नाउ इन 3 स्टेट्स को पटेल कन्विंस नहीं कर पाए थे. सो बेसिकली अगर इन तीनों को कन्विंस नहीं कर पाए, सो क्या करा, कश्मीर को जोड़ा हमने आर्टिकल 370. सब जानते हैं आर्टिकल 370, इसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन. ये साइन करा और हमने इस तरह कश्मीर को जोड़ लिया इंडिया के अंदर. हैदराबाद इज़ लाइक हैदराबाद बाय द मीन्स ऑफ पुलिस एक्शन, यहाँ पे पुलिस एक्शन की तरफ से हमने हैदराबाद को जोड़ लिया. एंड दिस इज़ द गुजरात पोर्शन, दिस इज़ जूनागढ़, इसको हमने रेफरेंडम बेसिकली क्या होता है कि वहाँ के जो लोग हैं वहाँ पे हमने वोटिंग करवाई है बेसिकली, कि वहाँ के लोगों से पूछा जाए कि आपको किसके अंडर रहना है, कि आपको वहाँ के राजा के अंडर रहना है या आपको इंडियन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के अंदर रहना है. तो हमने ये तीन एरिया में जो प्रॉब्लम आई, ये हमने इस तरीके से सॉल्व कर ली थी. नाउ कमिंग बैक टू दिस यूनियन ऑफ स्टेट एंड फेडरेशन ऑफ स्टेट. सी, यूनियन मीन्स 2 हैं, उसको हम बोलते भी हैं, और ये फेडरेशन मीन्स. यूनियन मीन्स इज लाइक बेसिकली इंडिया इज़ ए यूनियन ऑफ स्टेट. मतलब बहुत ये है अगर इंडिया, सो यहाँ पे जितनी भी स्टेट्स हैं इसके अंदर, ये सब मिलाकर इंडिया बनता है. ओके, एंड फेडरेशन ऑफ स्टेट
भी सेम ही चीज़ कहता है। नाउ थर्ड थिंग इज़ लाइक टेरिटरी। टेरिटरी का मतलब हमने यहाँ पे सुना होगा कि इंडिया में कुछ स्टेट्स हैं और कुछ यूनियन टेरिटरीज़ हैं। कुछ स्टेट्स और कुछ यूनियन टेरिटरीज है। स्टेट वो होती है जहाँ पे उनकी खुद की लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली भी होती है कभी कभार, और यूनियन टेरिटरीज वो है जहाँ पे सेंट्रली कमांड होता है। फॉर एग्जांपल लाइक दिल्ली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, और अब तो JNK भी हो चुका है। सो दीज आर यूनियन टेरिटरीज। ओके, सो बेसिकली दैट अगर हम बोले टेरिटरीज और यूनियन, इसमें से जो वाइडर है, वाइडर मतलब ये जो यूनियन ऑफ स्टेट है ये इंक्लूड करता है सिर्फ इस वाले पोर्शन को जिसको बोलते हैं हम सिर्फ स्टेट, पर जो टेरिटरी पोर्शन है ये इंक्लूड करता है इन दोनों को, स्टेट को भी और यूनियन टेरिटरीज को भी। इसलिए टेरिटरी इज़ वाइडर टर्म एज कम्पेयर टू द यूनियन ऑफ इंडिया, बट स्टिल वी यूज़ यूनियन ऑफ इंडिया। कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट देखोगे आप जब भी गवर्नमेंट का, तो उसमें हमेशा लिखा होता है यूनियन ऑफ स्टेट या यूनियन ऑफ इंडिया। तभी बेसिकली हम यूज टू लैंग्वेज में हम बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, बट रियलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह हमें बोलना चाहिए यूनियन गवर्नमेंट। सो दिस इज करेक्ट, बट दिस इज मोर करेक्ट, बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट में हम सिर्फ बता रहे हैं जो सेंटर पे है, मतलब जिस पार्टी के पास लोकसभा में ज़्यादा मेजोरिटी है। बट यूनियन गवर्नमेंट का मतलब ये है कि हम वो जो गवर्नमेंट है वो रिप्रेजेंटेटिव है पूरी इंडिया की और पूरी इंडिया की गवर्नमेंट्स की। मतलब जो इंडिया की स्टेट गवर्नमेंट है वो भी, जो आप सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, इनके अंडर ही आते हैं, जिनको हम बोलते हैं बेसिकली पार्लियामेंट। सो पार्लियामेंट किसी गवर्नमेंट का नहीं होता, पार्लियामेंट बहुत सारी गवर्नमेंट को मिलाकर बनता है पूरा। Now, one more term, एक है अमेरिकन वे और एक है इंडियन वे। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? दीज आर डिस्ट्रक्टिबल स्टेट। इन दोनों में बेसिकली आपको मैं डिफरेंस आता हूँ कि अमेरिका का संविधान अलाउ करता है कि अमेरिका में जितनी भी स्टेट्स हैं, जो वहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट वो अमेरिका की किसी भी स्टेट की जो बाउंड्री है वो ऑल्टर नहीं कर सकती, बाउंड्री ऑल्टर नहीं कर सकती अपने मर्जी के अकॉर्डिंग। ओके, सो इसको इसलिए बोला जाता है इंडिस्ट्रक्टिबल स्टेट, बिकॉज बाउंड्री ऑल्टर नहीं कर सकती। बट यहाँ पे इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरी अथॉरिटी है कि वो जो बाउंड्री है स्टेट्स की वो अपने हिसाब से चेंज कर सकती है। जैसे कि आपने एग्जांपल देखा जम्मू कश्मीर में, कि जम्मू कश्मीर पूरे एक स्टेट था, उस स्टेट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और वो यूनियन टेरिटरी बना दी है। तो इंडिया की गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि इंडिया की जो बाउंड्री है स्टेट्स की वो अपने हिसाब से रीएडजस्ट कर सकती है, और इसीलिए इंडिया को बोलते हैं इंडिया इज़ अ इंडिस्ट्रक्टिबल स्टेट विद डिस्ट्रक्टिबल यूनियन। मतलब इंडिया इज़ लाइक अ इंडस्ट्रियल यूनियन विद डिस्ट्रक्टिबल स्टेट। मतलब इंडिया का जो यूनियन है, मतलब पूरी इंडिया का जो मैप है जिसे हम बोलते हैं, ये मैप जो इंडिया का है, ये मैप ऐसा ही रहेगा, इस मैप में कुछ चेंज नहीं होगा। बट इसके अंदर जितनी भी स्टेट्स और इनकी बाउंड्री है ये सब चेंज कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से, कन्वीनियंस के हिसाब से। बट अमेरिका में ऐसा कुछ नहीं है। अमेरिका में उनका संविधान उन्हें अलाउ नहीं करता, उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि वो जो अमेरिका है वो चेंज कर सके उनकी बाउंड्रीज़ को। वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ही सिर्फ चेंज कर सकती है।
सो पेपर में ये सवाल बहुत ही कॉमन पूछा गया है और बहुत बार पूछा गया है पेपर में कि इंडस्ट्रियल स्टेट ऑफ डिस्ट्रक्टिबल यूनियन कौन सी है और कौन सी नहीं है। सो अमेरिका में अमेरिका का संविधान उन्हें अलाउ नहीं करता कि वो स्टेट की बाउंड्रीज ऑल्टर कर सके अपने हिसाब से, बट इंडिया का संविधान उन्हें अलाउ करता है कि वो बाउंड्रीज ऑल्टर कर सकें अपने हिसाब से। नाउ बेसिकली आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 एंड आर्टिकल 4। ओके, 1 2 3 4 ये क्या क्या बोलते हैं, बहुत सिंपल बात कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिकल 1 कहता है जितने भी इंडिया में स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं और ऑक्यूपाइड करी है कभी ना कभी हमने, फॉर एग्जांपल लाइक हमने आज़ादी के बाद दमन एंड दीव ऑक्यूपाई करा है, दमन एंड दीव, पुडुचेरी फ्रेंच से, तो ये चीज़ें हमने ऑक्यूपाई करी हैं बाहर से। तो जितनी भी हैं इनके बारे में कहते हैं कि ये आर्टिकल 1 बताएगा कि इंडिया में कितनी स्टेट्स, कितनी यूनियन टेरिटरीज और कितने हमने ऑक्यूपाइड करी हैं, वो सब आर्टिकल 1 बताएगा। सेकेंड आर्टिकल ये बताएगा, ये बात करता है एडमिशन के ऊपर कि स्टेट का एडमिशन करना है, मतलब तरीका है स्टेट्स को लेने के लिए। या तो हम सेसेशन कर सकते हैं, सेशन मतलब हमने किसी से ले लिया, या रियासती तौर पे हमने किसी से ली वो चीज़ रियासती तौर पे, तो वह सेशन कर सकते हैं। या हम उन पर अटैक कर सकते हैं और तब उनकी स्टेट ले सकते हैं। और जो पूरा प्रोसीजर है एडमिशन का, एक स्टेट को मतलब एक टेरिटरी को हम इंडिया में कैसे ऑक्यूपाई करेंगे, एडमिशन क्या प्रोसेस क्या होगा, ये आर्टिकल 2 पे होता है। आर्टिकल 3 डिफाइन करता है जो भी इंडिया का बाउंड्री है, बाउंड्री ऑफ स्टेट्स। बाउंड्री ऑफ स्टेट्स में अलग अलग पार्ट्स हैं। पार्ट्स ये कि लाइक रीएडजस्टमेंट, नेमिंग, कि आप स्टेट्स की जो बाउंड्री है उसको रीएडजस्ट करो, जैसे भी जम्मू कश्मीर में करा। नेमिंग चेंज करो, पहले जम्मू कश्मीर एक स्टेट था, अब उसको 2 पार्ट्स में, जो जम्मू कश्मीर था पहले यूँ था, अब उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। यहाँ से एक को लद्दाख दे दिया, एक को जम्मू एंड कश्मीर दे दिया गया। तो ये नेमिंग चेंज कर दी, पहले पूरा सिर्फ JNK था, ठीक है। तो ये हमारा आर्टिकल 3 बोलता है। और आर्टिकल 4 कहता है कि इसके बाद ये जो पूरा है, अगर इसके बाद कुछ बच गया तो आर्टिकल 4 में आ जाता है कि कुछ बचना नहीं चाहिए। ओके, now talking about part 2, that is from article 5 to article 11, that is citizenship। दैट इज सिटीजनशिप। अब ये बात करता है सिटीजन की। सिटीजन में अलग टाइप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जो इंडिया के सिटीज़न हैं, जिनके पास भी आधार कार्ड है, बेसिकली वो इंडिया के सिटीज़न है ही। आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड, जो भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंटेड एग्ज़ाम, जो भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंटेड मटेरियल है, अगर उनके पास हैं और वो रजिस्टर्ड हैं गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म में, तो वो सिटीज़न ऑफ इंडिया है। तो ये है सिटीज़न ऑफ इंडिया। इसमें जो मेन पार्ट है जो हमें देखना है वो है NRI, PIOs या OCI। अब इन दोनों को मर्ज करके एक ही स्कीम बना दी है, इसको होते हैं PCIO। वो एक अलग चीज़ है। बट NRI इज नॉन रेजिडेंट इंडियन, क्यों इंडिया में बाहर हैं। तो बेसिकली सिटीजनशिप के भी इसके आगे टाइप्स हैं कि कौन सिटीज़न है, कौन नहीं, नेचुरलाइज्ड कौन है, कौन नहीं नेचुरलाइज्ड है। नेचुरलाइज्ड का मतलब ये होता है जो बॉर्न, जो इंडिया में बॉर्न हुआ है। नेचुरल सिटीजन लाइक अगर आप बॉर्न इंडिया में हो तो बाय डिफ़ॉल्ट आप ऑटोमेटिकली एक इंडियन सिटीजन हो, क्योंकि आप इंडिया में ही बॉर्न हुए हो, ठीक है। उसके बाद और यही सिटीजन्स एलिजिबल हैं PM, प्रेसिडेंट और बाकी चीज़ों के लिए। उसके बाद है एनिमी एलियंस, जो नेचुरलाइज नहीं होते। और उससे पहले हम देखेंगे कि
जो सिटीजनशिप का प्रोसेस है इसमें प्रोसीजर बताए उन्होंने। जो नेचुरलाइज्ड है, बॉर्न और ये बन सकते हैं, और जो गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड हैं, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड, ये भी बन सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप इंडिया में बॉर्न हुए हो तो आप एलिजिबल हो कि आप पीएम, प्रेसिडेंट, गवर्नर और जितने भी पोस्ट हैं बड़े बड़े, आप वहाँ पे जा सकते हो। बट इवन इफ़ कि आप इंडिया में बॉर्न नहीं भी हुए हो और आप बाहर कहीं रहते हो और अब आप इंडिया में जॉब कर रहे हो और आपको टाइम हो गया है काफ़ी, और उसके बाद आप इंडियन गवर्नमेंट को अप्लाई करते हो सिटीजनशिप के लिए और गवर्नमेंट आपको सिटीजनशिप एक्सेप्ट कर लेते, तो नाउ यू आर गवर्नमेंट रजिस्टर्ड। वंस यू आर गवर्नमेंट रजिस्टर्ड देन यू आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर पीएम, प्रेसिडेंट एंड एवरीथिंग। ओके, फॉर एग्जाम्पल लाइक सोनिया गांधी इंडिया में बॉर्न नहीं हुई थी बट स्टिल दे आर रजिस्टर्ड अंडर गवर्नमेंट, सो नाउ सोनिया गांधी इज़ इंडियन सिटीजन। सो अब वो एलिजिबल हैं कि वो सब कुछ बन सकती हैं, पीएम, प्रेसिडेंट, गवर्नर, एवरीथिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग जो इसमें आती है सिटीजनशिप में, सिटीजनशिप किस किस तरह से ली जा सकती है। फॉर एग्जांपल लाइक रजिस्ट्रेशन, क्या आप अपने को रजिस्टर कराते हो, उस तरीके से ली जा सकती है। सेकंड इज़ नेचुरलाइजेशन, जो भी बताया कि आप इंडिया में बॉर्न हुए हो तो बाय डिफ़ॉल्ट आप इंडियन सिटीजन हो, ठीक है। रजिस्ट्रेशन एंड नेचुरलाइजेशन। एंड सेकंड इज़ कि आप सिटीजनशिप किस किस तरीके से छोड़ सकते हो। फॉर एग्जांपल लाइक रेनन्सिएशन। रेनन्सिएशन मतलब क्या है कि आपने अपनी मर्जी से सिटीजनशिप छोड़ दी गई है, मतलब अब आपको ये कंट्री पसंद नहीं है या आप किसी और कंट्री में रहने लगे हो, तब आपने इस कंट्री की सिटीजनशिप रिनाउंस कर दी है कि अब मेरे को इस कंट्री का सिटीजन नहीं होना है, तो मैं इस गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर दूं कि मैं इस कंट्री का सिटीजन अब नहीं रहना चाहता, तो मेरी सिटीजनशिप कैंसिल कर दी जाए। इसका मेन काम इसलिए क्योंकि अगर आपको किसी और कंट्री में सिटीजनशिप लेनी है तो आपको किसी एक कंट्री की सिटीजनशिप को रिनाउंस करना ही पड़ेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक पर्सन के पास मल्टीपल सिटीजनशिप है, बिकॉज इसको ही फ्रॉड बोलते हैं। सो इसलिए इंडिया में इसके लिए एक प्रोविज़न है कि अगर आपके पास सिटीजनशिप है अदर कंट्रीज़ की, देन जो आपकी इंडिया की सिटीजनशिप है वो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट कर देंगे। जैसे ही आपके पास सिटीजनशिप आएगी अदर कंट्रीज़ की, तो इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगी। ओके, सो दिस इज़ ऑल्सो द सेम थिंग कि रिनाउंसिएशन आप रिनाउंस कर सकते हो। अगर आप रिनाउंस नहीं भी करोगे और आपने किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले ली और जैसे इंडियन गवर्नमेंट को इन्फॉर्म हुआ कि आपने किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले ली, आपकी इंडिया की सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। बट इसमें एक प्रोविज़न है कि अगर आपकी सिटीजनशिप रिनाउंस हो गई है बट अगर आपका सन या डॉटर जो भी है और अगर वो +18 हो जाते हैं और उनके बाद अगर वो लेना चाहें यही सिटीजनशिप जो कैंसिल हो गई थी, अगर सिटीजनशिप को कंटिन्यू करना चाहें तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं डायरेक्टली। बट ये आपके सन और डॉटर पे ही अप्लाई होता है, ये अप्लाई आप पे नहीं होता है क्योंकि आपकी सिटीजनशिप रिनाउंस हो गई है। क्योंकि आप जब आपका सिटीजनशिप थी आप अपनी मर्जी से वो सिटीजनशिप छोड़ के आपने दूसरी सिटीजनशिप को ले लिया गया। ओके, सो दिस इज अबाउट सिटीजनशिप। Now coming to part 3rd, that is like फंडामेंटल राइट्स। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन फंडामेंटल राइट्स से ही आता है। पार्ट 3rd, दैट इज फंडामेंटल राइट्स। फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35, ठीक है।
अब इसमें देखते हैं हम इसको, बेसिकली आप ऐसे कीजिएगा ई, ये है राइट टू इक्वालिटी, ओके, दिस इज राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट exploitation, this is right to profess of religion, this is cultural and educational rights, and this is constitutional remedies, ओके। अब इसके अंदर 5 आर्टिकल आते हैं, इसके अंदर 4 आते हैं, इसके अंदर 2 आते हैं, इसके अंदर भी 4 आते हैं, और इसके अंदर 2 आते हैं, और इसके अंदर 1 आता है, ओके। अब ये आर्टिकल स्टार्ट होते हैं, जिस लाइक आर्टिकल 14 टू, बताओ काउंट कर सकते हैं आप, 14, 15, 16, 17, 18, सो 18 तक। उसके बाद 18 से आगे चलेंगे, 18, 19, 20, 21 तक, फिर 22 और 22 से 23, 22, 23, फिर यहाँ पे 24 से 24, 25, 26, 27, 28, 29 तक, एंड देन दिस इज आर्टिकल 32। इसके बीच में एक और आर्टिकल था यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं राइट टू प्रॉपर्टी, बट ये अब फंडामेंटल राइट नहीं है, अब इसको एक लीगल राइट बना दिया गया है। और ऐसा क्यों, ये हम पढ़ेंगे, ये एक जस्ट था फंडामेंटल राइट्स के बारे में कि इतने टाइप्स के फंडामेंटल राइट्स हैं, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है लास्ट वाला, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। क्यों, क्योंकि इस राइट के बिना जितने सारे राइट्स हैं यानी कि वो वैलिडिटी नहीं है, ये राइट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए पेपर में क्वेश्चन देखा होगा कि विच इज़ नोन एज अ सोल, द फंडामेंटल राइट्स विच इज़ सोल अथॉरिटी ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन एंड द फंडामेंटल राइट, जिसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर ने सबसे ज़्यादा फोकस करा था, वो यही था, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। बिकॉज BR अम्बेडकर सर ने बोला था कि अगर ये रेमेडीज़ हट जाएंगे, लेट्स सपोज दिस आर्टिकल इज़ नॉट देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, देन अगर ये जितने सारे आर्टिकल्स हैं इनका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। बिकॉज यही आर्टिकल इन सब को प्रोवाइड करता है, अगर इनमें से कोई भी आर्टिकल, इनमें से कोई भी राइट आपका हनन होता है, सो आप इसके तहत ही सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में डायरेक्टली जा सकते हैं। और ऐसा क्यों होगा, और इसके बारे में हम और डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो आज के लिए इतना ही था। हमने पढ़ा प्रीएम्बल, फिर हमने पढ़ा पार्ट 1 एंड पार्ट 2, दैट इज़ फर्स्ट पार्ट इज़ अबाउट सिटीजनशिप, यूनियन एंड टेरिटरीज, एंड द सेकंड पार्ट इज़ अबाउट सिटीजनशिप। और उससे पहले हमने पढ़ा प्रीएम्बल, और प्रीएम्बल में हमने जितने भी वर्ड देखे, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, लिबर्टी, फर्टिलिटी, इक्वालिटी, जितने वर्ड्स देखे इन सबको आप रिवाइज़ कीजिएगा, लेक्चर दोबारा देखिएगा, और आपके जितने भी डाउट्स हैं वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। सो थैंक यू फॉर टुडेज क्लास। नेक्स्ट क्लास विल कंटिन्यू विथ फंडामेंटल राइट्स।